हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मराठास के फेज 2 के बारे में, जिसमें हम देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे पेशवा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, किस तरीके से ये हेरिडेटरी पोस्ट बनेगी। वैसे ही हम देखेंगे कि ये कैसे अपना एक्सपेंशन करेंगे और साथ में हम देखने की कोशिश करेंगे कि कैसे पानीपत का थर्ड बैटल होगा, उसके क्या कारण रहे, उन सब को जानने की कोशिश करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं मराठास फेज 2। अगर मैं बात करूं आपसे इस पीरियड की, तो ये वो पीरियड है दैट इज 1707 टू 1770s का। इस पीरियड में हम इस फेज को देखते हैं, ठीक है। अब पहले हमें यह पता होना चाहिए कि 1707 में क्या चल रहा है, ठीक है, उसके बाद हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि 1707 में क्या हो रहा है और कौन रूलर है, इंडिया में क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम दो जगह देखते हैं। पहला सेंटर, क्योंकि मेन चीज तो यही है, रूल तो यहीं से चल रहे हैं। सेंटर में औरंगजेब की डेथ हो चुकी है, औरंगजेब की डेथ हो चुकी है। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो गई। इसका बेटा बहादुर शाह, ये एज ए रूलर अपॉइंट हो चुके हैं, और ये किसकी हेल्प से बना था? असद खान की हेल्प से, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये तो कठपुतली है, ठीक है, देखेंगे अभी इनके बारे में। तो सेंटर में हम कुछ इस तरीके का रूल देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं यहां पे, कहां? मराठास में, और मराठास सतारा से रूल कर रहे हैं। यहां पे क्या चल रहा है? यहां पे एक बंदा जिसको बिठाया गया है छत्रपति की जगह पे, दैट इज नोन एज शिवाजी टू, शिवाजी टू। और क्योंकि ये एक माइनर है, तो इनकी मदर दैट इज ताराबाई, इनकी मदर कौन है? ताराबाई। वो एज ए प्रोटेक्टर इनके साथ रोल कर रही है, ठीक है। शिवाजी की प्रोटेक्टर के रूप में ताराबाई यहां पे बैठी है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर इतना? ये हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन है, ठीक है। अब क्या होगा, इसे समझते हैं। बहादुर शाह जब रूलर बनता है, तो क्योंकि ये तो साए बेखबर है, इसे तो पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसने असद खान की हेल्प ली, पूछा कि भाई मुझे बताओ क्या करना चाहिए, किस तरीके से मैं अपने आप को इंप्रूव कर सकता हूं और मैं आगे बढ़ा सकता हूं। तो यहां पे असद खान ने इसको बोला कि भाई आप मराठास से, जो मराठास है उनसे रिलेशन अपने सुधारने की कोशिश करो। बोले मराठास से अपना रिलेशन कैसे सुधारने? तो मराठास से रिलेशन सुधारने के लिए आपको करना पड़ेगा, आपकी जेल में एक बंदा है जिसका नाम है साहू जी, साहू जी, आप उनको रिलीज कीजिए। तो साहू जी हमारी जेल में? बोले हाँ सॉरी, ये सांबा जी के बेटे हैं, जिनको आपके फादर साहब ने इनको जेल में डाला हुआ है, आप इनको रिलीज कीजिए। बोले इससे फायदा क्या होगा? पहले तो मेन चीज तो यही है ना भाई, रिलीज तो कर देंगे, हो सकता है किसी रीजन से इनको अरेस्ट किया गया हो। रीजन क्या है कि इनको छोड़े और उससे हमें क्या प्रॉफिट होगा? बोले प्रॉफिट ये है, आप चाहते हो अपना पूरा कंट्रोल इंडिया पे, ठीक है। उसके लिए जो छोटे छोटे स्टेट्स है, अगर यदि वो वीक हो जाएंगे तो आप उन पे होल्ड बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो इनका टारगेट क्या था? अगर हम साहू जी को रिलीज करेंगे तो साहू जी जाके यहां पे एक सिविल वॉर करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सिविल वॉर होगी। क्यों? क्योंकि ये कहेंगे कि ये तो गद्दी मेरी है, ठीक है, मुझे मिलनी चाहिए। तो ये जाके वहां पे लड़ाई करेंगे, और ये आपस में ही इतने वीक हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई करेंगे तो आपस में वीक हो जाएंगे, और वीक हो जाएंगे तो इनको हमारे लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, क्योंकि ये हार के कट कटा के एक दूसरे को काट देंगे, मार देंगे, ये अपने आप ही सेटल हो जाएंगे, ठीक है। इस तरीके का थॉट प्रोसेस असद खान ने किसको दिया? बहादुर शाह को। बहादुर शाह ने कहा बहुत अच्छी बात है, हमें यहाँ पे मराठास पे लड़ाई करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, तो बहुत आसानी से मराठास हमारे कंट्रोल में आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? इस रीजन से साहू जी को रिलीज किया गया, और रिलीज किया तो साहू जी अब जैसे ही बाहर निकलते हैं
तो उनके सामने उनकी चाची जान दैट इज ताराबाई वो बैठी हुई है। ठीक है, तो अब यहां से हमारी मेन कहानी शुरू होती है 1707। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां तक पॉइंट क्लियर है? यहां से हम समझने की शुरुआत करते हैं कि आखिर अब होगा क्या। देखो समझो, यहां पे है साहू जी, साहू जी, इधर है इनकी चाची दैट इज नोन एज ताराबाई। ठीक है, तो इन्होंने साहू जी ने जाके बोला कि चाची जो पोस्ट आप संभाले बैठे हो, ठीक है, ये मुझे दे दो, क्योंकि मैं असली छत्रपति बनने के लायक हूं, मुझे मिलना चाहिए। ठीक है, मेरे फादर नहीं है तो क्या हो गया, मैं काफी टाइम अपना जेल में बिता के आ गया हूं, आपने 7 साल रूल कर लिया, बहुत हो गया। देखो जो भैया है इनके बस का है नहीं, आप मुझे रूल करने दीजिए, मैं संभालता हूं। देखो भाई ऐसा तो नहीं चलेगा, मैं रूल कर रही हूं, क्योंकि इसके फेवर में, ताराबाई के फेवर में जितने भी मराठा सरदार थे, जितने भी मराठा सरदार है वो सारे इसके फेवर में है। क्यों? क्योंकि इनको बहुत ज्यादा ऑटोनॉमी मिली हुई है। ठीक है, कि आप आराम से अपना काम कर सकते हो, तो इनके फेवर में सारे सारे मराठा सरदार है। ये बंदा अभी अकेला है। ठीक है, तो इसने कहा कि देखो आपको ये तो करना पड़ेगा, आप राजी राजी दे देते हो तो ठीक है, नाराजगी से तो मुझे फिर छीनना आएगा। ठीक है, तो ये कहते कि नहीं भाई, मैं आराम से तो आपको ये एम्पायर नहीं सौंप सकती। ठीक है, तो यहां पे एक बैटल होती है दैट इज नोन एज बैटल ऑफ पालखेड़ या खेड़, एक ही बात है, खेड़ बोल दो या फिर पालखेड़ बोल दो। 1707 में साहू जी, एक तरफ साहू जी है, एक तरफ ताराबाई प्लस उनके मराठा सरदार जो भी है वो सारे के सारे बैटल में। अब साहू जी लड़ाई करते हैं, धीरे धीरे वो हारना शुरू करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है ये अकेला बंदा है। लेकिन फिर जब इनकी हालात को देखा जाता है तो यहां पे एक लोकल जागीरदार है। ध्यान देना, ये कोई भी, ये जो बंदा है कौन, विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, ये एक लोकल जागीरदार है। कहां पे? सतारा में। ये सब सिचुएशन देख रहा है। इसने देखा कि जो राइट साहू जी को मिलना चाहिए था वो एक्चुअल में ताराबाई लेके बैठी है, मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए, ये अकेला है तो मुझे इनकी हेल्प करनी चाहिए। तो बालाजी विश्वनाथ पहुंच जाते हैं किसके पास में? साहू जी के पास में, कि देखिए आप टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं और मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, अब ये दोनों के दोनों बंदे मिलके और इस पूरी सेना पे भारी पड़ जाते हैं। ठीक है, और एट लास्ट ये बैटल जीत जाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहां से ताराबाई ने देखा कि भाई पूरी तरीके से जो कंट्रोल है वो साहू जी ले चुके हैं, मुझे यहां से भागना चाहिए। ये भागती भागती चली जाती है कोल्हापुर। कहां पे? कोल्हापुर। ठीक है, और सतारा वाली जो ब्रांच है यहां पे बैठ जाते हैं साहू जी। देखो अब आप एक ध्यान से देखो और समझो, एक ही फैमिली के लोग हैं जो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, एक जो सतारा में बैठा है, एक जो कोल्हापुर में भाग गया। अगर यदि ये दोनों लोग आपस में यूनाइट होते तो इस यूनिटी का कितना बेनिफिट होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मराठास के साथ में रही वो यही रहती है, दैट इज यूनिटी का डेफिशिएंसी होना। ठीक है, यहां पे यूनिटी नहीं है, ये आपस में ही लड़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और ये हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे अभी तो ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। फिर इन्होंने देखा कि ऐसे तो बात नहीं बनेगी, हमें एक काम करना चाहिए, साथ मिलके काम करना चाहिए। तो हम देखेंगे आगे चल के कि ट्रीटी ऑफ वारना होती है, कैसे होगी वो हम आगे चल के समझेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया यहां तक? यहां तक क्लियर हो गया? अब पॉइंट क्या आ रहा है? पॉइंट ये आ रहा है कि जो मेन ब्रांच है, जो मराठास की ब्रांच है, कौन सी? सतारा। सतारा में आ गए साहू जी। ठीक है, अब साहू जी यहां बैठे, कहां पे? मेन ब्रांच में, सतारा में। अब क्या होगा? अब
साहू जी ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मैं छत्रपति हूं, कहां का, सतारा का, यहां से हम मराठा एम्पायर को चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, ये 1707 टू 1749 इस पीरियड में ये रूल करेंगे एज ए छत्रपति। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब इनका ध्यान जाता है किसकी तरफ, इनकी हेल्प करने वाले, दैट इज नोन एज बालाजी विश्वनाथ, कि भाई आपने मेरी हेल्प की है, आप कौन हो? बोले मैं एक लोकल जागीरदार हूं। बोले बस आज तो आपने कह दिया कि आप लोकल जागीरदार हो, आज से आप लोकल जागीरदार नहीं हो। ध्यान रखना, अभी तक ये कोई पेशवा नहीं है, अभी तक ये लोकल जागीरदार था। अभी साहू जी ने इसको कहा कि आपने मेरी हेल्प की है, तो अब से हम आपको पेशवा बनाते और आप हमारी हेल्प करोगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। अब बालाजी विश्वनाथ बन गए पेशवा। जैसे ये पेशवा बने तो इन्होंने कहा देखो महाराज, बात ऐसी है, आप मुझे पेशवा बनाना चाहते हो, मुझे कोई डाउट नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, मुझे बना दो, मैं इसके बहुत अच्छे से चला सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आपके लॉयल रहें। ठीक है, हमारी लॉयलिटी आपके साथ चले, उसके लिए आप ये जो पेशवा है इसको परमानेंट बना दो। बोले इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब ये है, अभी तक क्या चल रहा है कि मन में आया वो बंदा पेशवा बन रहे हैं। ठीक है, इससे आपके लिए जो छत्रपति के लिए जो लॉयलिटी होनी चाहिए वो एक जैसी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आपके लिए लॉयल रहे, इसके लिए आप इस पोस्ट को हेरिडिटरी बना दो। ठीक है, क्या बना दो? हेरिडिटरी बना दो, ताकि अभी मैं हूं, फिर कल को मेरा बेटा होगा, वो पेशवा बने। ठीक है, तो हम आपके लिए लॉयल रहेंगे और आपके लिए काम करेंगे। बोले ये बात तो आपका जो सुझाव है ये हमें बहुत पसंद आ रहा है। ठीक है, हम आज से जो बालाजी विश्वनाथ है ये पेशवा है, और ये जो पेशवाशिप है ये आगे से परमानेंट होगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर। हेरिडेटरी होगा ये। आगे बालाजी विश्वनाथ का बेटा आएगा बाजीराव, वो पेशवा बनेगा, एंड सोन। इस तरीके से इनके यहां पे पेशवाशिप चलना शुरू होती है। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया। अब देखो, पेशवाशिप अभी तक एक अलग से कोई बंदा होता था, छत्रपति जो कह रहा है वो चल रहे हैं। अब आप देखोगे कि कैसे, यहां से आप समझने की कोशिश करोगे कि कैसे छत्रपति अपना डिक्लाइन लेके आएगा और कैसे पेशवा अपने आप को अपराइज करेंगे, ये आप यहां से समझोगे। ठीक है, ये सारी कंडीशन कौन देख रहे हैं? मुगल्स देख रहे हैं। और मुगल्स ने देखा कि भाई जो हमने एक्चुअल सोचा था, हमने जो समझा था कि इनके बीच में सिविल वॉर होगा, ये आपस में कट के मर जाएंगे, यहां तो हो गया उल्टा। यहां तो मराठा जो उभर के आ रहे हैं और वो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। तो यहां से मुगल ने ये सब देखा तो उनके यहाँ अफरा तफरी मच गई कि भाई कुछ भी करो, यहां से कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से इनको कंट्रोल किया जा सके। कोशिश करते हैं डेक्कन में अपना इफेक्ट बढ़ाए, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। तो अब धीरे 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 ये अपना इफेक्ट पेशवा, ये जो बालाजी विश्वनाथ है, इनको फ्री हैंड दे दिया गया कि भाई आप टेंशन ना लो, आपको जैसे अपना एक्सपेंशन करना है, जैसे एक्सपेंशन करना है आप कीजिए, मैं बैठा हूं ऊपर। ठीक है, तो एक तरीके से मैं अगर आपके सामने लिखूं कि जो पेशवा है ये तो बैठ गए पुणे में, कि ये पुणे में बैठ के पुणे से अपना रूल चलाना शुरू करेंगे। इधर जो छत्रपति है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, साहू जी, ये सतारा में बैठे हैं। ठीक है, तो इस रीजन को ये संभाल रहे हैं, इस रीजन को ये संभाल रहे हैं, यहां से ही अपना रूल चलाना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये चाहते हैं अब पूरा डेक्कन, क्या चाहते हैं ये पूरा डेक्कन, जो डेक्कन वाला पार्ट है वो इनका हो जाए। ठीक है, क्यों? उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इनको चाहिए मेनली रिसोर्सेज। क्या चाहिए इन्हें? रिसोर्सेज, मतलब पैसा चाहिए इनको। और वो पैसा कहां से आएगा? तो ये दो तरीके के टैक्सेस ले रहे हैं, एक दैट इज कॉल्ड चौथ और दूसरा दैट इज कॉल्ड सरदेश मुखी। सरदेश मुखी, पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये चौथ क्या है, सरदेश मुखी क्या है। देखो,
चौथ एक्चुअल में ये एक टैक्स है, और ये टैक्स कैसे है, आप जो भी रीजन के रूलर हो, ठीक है, कोई भी रीजन के रूलर है, आपके एरिया में जितना भी टैक्स कलेक्शन होगा, लैंड रिवेन्यू जो होगा, लैंड रिवेन्यू जो भी होगा, उसका 1/4 1/4 पार्ट किसको देना पड़ेगा, आपको मराठास को देना पड़ेगा। तो ये है चौथ, ठीक है। अगर आप सरदेश मुखी की बात करते हो तो ये भी एक एडिशनल टैक्स है, एडिशनल टैक्स, और वो कितना 10%। मतलब ये कैसा है, सरदेश मुखी एक ऐसा टैक्स है जो हेरिटेज साइट है, जो हेरिटेज है, हेरिटेज का मतलब जैसे जहां पे इन रूलर्स के जो बाप दादा हुए, उन्होंने जो रूल किए यहाँ पे, ठीक है, हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे रूल किया, जिस जगह पे, जिस एरिया पे उनके जो दादा परदादा जो हुए, उन्होंने जो रूल किया है, जो इनके ग्रैंड पेरेंट्स हुए, ठीक है, उन्होंने जिस एरिया पे रूल किया है, उस एरिया को अलग से चौथ के साथ साथ 10% और अलग से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके का टैक्स है सरदेश मुखी। जैसे मैं आपके सामने बात करता हूं, जैसे महाराष्ट्र वाले रीजन में डेक्कन वाला जो मेन पार्ट है, मैं मेनली हम इसको कंप्लीटली ऐसे लिखते हैं, जो डेक्कन वाला पार्ट है, अब यहां से अगर आपको टैक्स कलेक्शन करना है, टैक्स कलेक्शन, तो वो लोग 2 टैक्स देंगे, एक तो चौथ भी देंगे प्लस सरदेश मुखी भी देंगे, दोनों देंगे। लेकिन धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये बंगाल पे अपना कंट्रोल कर लेंगे। तो अब बंगाल में इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स है वो वहां तो नहीं गए थे, बंगाल में तो केवल और केवल यहीं जाएंगे, तो वो इनके ग्रैंड पेरेंट्स की तो लैंड थी नहीं, वहां पे कोई ऐसी हेरिटेज साइट तो थी नहीं इनकी, तो वहां से क्या करेंगे, वहां से केवल और केवल चौथ कलेक्शन करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर हो गया। इसके लिए ये सारा काम करते हैं, इसके लिए बालाजी विश्वनाथ 1713, देखो अब 1713-14 का जो टाइम होगा, यहां पे कौन आ गया रूलर, फर्रुखसियार आ गया, और फर्रुखसियार खुद में वीक है, फर्रुखसियार है वो खुद वीक है, तो वो क्या इनको संभाल पाएगा, इनको रोक पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये पहुंच गए 1713-14 में, किसके पास, फर्रुखसियार के पास। फर्रुखसियार बोले भाई हमें चाहिए पूरा डेक्कन, ठीक है, हमें पूरे डेक्कन वाला पार्ट है वो हमारा होना चाहिए। तो अब ये खुद डरा हुआ है कि भाई इनको इधर ना आने दो, अदरवाइज ये हमारे ऊपर भी अटैक कर सकते हैं। हमें कहना चाहिए चलो ठीक है जाओ भाई, आपको दे दिया। यहां से फर्रुखसियार ने एक फरमान जारी किया, और इस फरमान को बोला जाता है सनद। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज सनद। सनद एक फरमान है जो फर्रुखसियार ने जारी किया, उसमें मेंशन किया कि भाई ठीक है, आपको जो डेक्कन का पार्ट सॉरी, जो डेक्कन का पार्ट है, ठीक है, वो आपका है, उसे आप संभालिए, उसमें हम कोई किसी तरीके की इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। वहां से आप चौथ कलेक्शन करना चाहते हो करिए, जो भी टैक्स है आप जो कलेक्ट करना चाहते हो वो कर सकते हो, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। आप डेक्कन वाले पार्ट के आप रूलर हुए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जैसे ये फरमान आएगा तो डेक्कन के जितने भी एरियाज है, जैसे अगर मैं बात करूं औरंगाबाद, औरंगाबाद ये किसने बनाया था, औरंगजेब ने। अगर हम बात करते हैं बेरार, जैसे हम बात करें बीदर, जैसे हम बात करें बीजापुर, बीजापुर, हैदराबाद, हैदराबाद, ठीक है, पॉइंट क्लियर है। इस तरीके के जितने भी एरियाज हैं वो सारे के सारे किनके कंट्रोल में आ गए, किनके कंट्रोल में, मराठास के। और यहां से सारा जितना भी टैक्स कलेक्शन है, ये सारा कलेक्शन कौन करना शुरू कर देता है, एज ए मराठा, सारा कलेक्शन इधर आना शुरू हो जाता है। अब बात सोचो, हैदराबाद अभी फिलहाल के लिए तो समझना इस चीज को हैदराबाद अभी तो मुगल एम्पायर के कंट्रोल में है, ठीक है। धीरे धीरे हम देखेंगे कि हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो क्या हैदराबाद इस चीज को एक्सेप्ट करेगा कि भाई हमारा जो कलेक्शन है उसमें से चौथ इनको दे रहे हैं, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होना शुरू होंगे, कैसे होंगे वो हम अभी देखेंगे इनके बाद में। पॉइंट क्लियर हो गया।
पॉइंट क्लियर है? अब जैसे ये सारा कंट्रोल यहां पे होता है तो पूरी तरीके से इनका एम्पायर बिल्ड होना शुरू होगा, रिसोर्सेज कलेक्ट होना शुरू होते हैं। अब 1719 का पीरियड आता है। इस पीरियड में क्या होगा, यहां पे क्योंकि जैसे जैसे एम्पायर बनने लग रहे हैं वैसे वैसे यहां पे जो पेशवा है इनका दिमाग भी चलने लग रहा है। भाई आपने एक चीज तो देखी होगी ना कि जब जब इंसान के पास में पैसा आता है ना तो दिमाग ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है, ठीक है, सोचना शुरू हो जाता है। तो पेशवा सोच रहा है कि देखो अगर हमें अपने एक्सपेंशन को करना है, अपने आप का एक्सपेंशन करना है, हमें इस्टेब्लिश करना है, तो इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा और उसके लिए हमें कॉन्फेडरेशन बनाना पड़ेगा। कॉन्फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन का मतलब है हमें जितने भी जो मराठा के लोग हैं, जो मराठा सरदार हैं, मेन चीज क्या है, मराठा सरदार, जितने भी मराठा सरदार हैं इनको आपस में इकट्ठा करना पड़ेगा। ठीक है, जितने भी मराठा सरदार हैं उनको इकट्ठा करना पड़ेगा, उनको साथ लाना पड़ेगा, उनके साथ काम करना पड़ेगा। और उसके लिए मराठा सरदारों को साथ लाने के लिए ये क्या करते हैं, उनको लैंड ग्रांट्स करना शुरू कर देते हैं कि भाई आपको ये जमीन आपको दे दी, आप वहां जाइए, उसको संभालिए, आप वहां पे काम करो। जैसे मान लो सपोज करो इनके पास में ये टोटल इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, तो इनको कुछ टुकड़े बांटना शुरू कर दिए कि जैसे आप ये लीजिए, आप ये लीजिए, आप ये पार्ट ये संभालो, ये वाला हम बैठे हैं यहाँ पे कौन बैठा है, यहाँ पे छत्रपति बैठे हैं। तो इस तरीके से इन्होंने लैंड ग्रांट करना शुरू कर दिया, ठीक है, ताकि आप इस एरिया को अपने अंडर में लो, इसके ऊपर अच्छे से ध्यान रखो, इसको संभालो, यहाँ पे जो भी कलेक्शन आता है उसको कलेक्शन करो और कुछ पार्ट हमें दीजिए। ठीक है, इससे क्या होगा, रूल करना आसान हो जाएगा, ठीक है, सरदर्दी नहीं रहेगी इतनी। तो इस तरीके से ताकि इन लोगों का इनके ऊपर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो, ताकि ये लोग कभी जरूरत पड़े तो हेल्प करें। पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके का काम करना ये शुरू करते हैं। पॉइंट क्लियर एकदम? इनकी पावर इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, अब ये इतने स्ट्रांग बन के आ चुके हैं कि 1719 में क्या होता है कि फर्रुख सियार इसने सोचा कि भाई मेरे को डिस्टर्ब करने वाले हैं सैयद ब्रदर्स, दोनों भाई हैं, उन्होंने मेरे को बनाया है और वो मुझे रूल नहीं करने दे रहे ढंग से, वो बार बार मेरे को इंटरफेयर कर रहे हैं, तो मुझे फर्रुख सियार की फाइल निपटानी चाहिए। सॉरी, फर्रुख सियार सोच रहे हैं कि मुझे सैयद ब्रदर्स जो है इनकी फाइल को निपटाना चाहिए। ये खबर मिल जाती है सैयद ब्रदर्स को, और सैयद ब्रदर्स को जैसे ये खबर मिलती है कि फर्रुख सियार हमें खत्म करने की सोच रहे हैं, तो ये तुरंत जाके मिल जाते हैं किसके साथ में, मराठास के साथ में। मतलब देख सकते हो आप कि मराठास इतने स्ट्रांग हो गए, मराठास में भी पेशवा इतने स्ट्रांग हो गए कि इनको बुलाया जा रहा है दिल्ली पे कि आप आइए, और दिल्ली का जो रूलर है जहां से सल्तनत चलती है वो अपने आप को, ये बहुत ही वीक है, आप इसको सप्रेस कीजिए। ठीक है, तो यहां से मराठा जाते हैं 1719 में और फर्रुख सियार की फाइल को निपटा के चले जाते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंटली एक बात को अगर यदि हम यहां से कंक्लूड करने की कोशिश करें और समझने की कोशिश करें तो क्या होगा, देखो 1719 क्या चल रहा है, फर्रुख सियार इसकी डेथ होना, पहला पॉइंट इसकी डेथ होना। दूसरा पॉइंट साहू जी का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होना, जीरो के बराबर। मतलब साहू जी हाथ पे हाथ रख के बैठ के देख रहे आराम से, 17 वाली सीट में बैठ के आराम से लेट के देख रहे कि क्या चल रहा है, होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री हैंड है। किसको, बालाजी विश्वनाथ को, इनका इंटरफेरेंस ना करना। और तीसरा, इनके पास टैक्सेस, अगर मैं बात करूं रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स कलेक्शन, उसका भरपूर आना। यहां से आपको नहीं लगता कि पेशवा बहुत ही स्ट्रांग हो रहे हैं, पेशवा बहुत स्ट्रांग बन के आ रहे हैं। ये सारी चीजें क्या बता रही है कि यहां से पेशवा इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि उनके सामने बराबरी में इंडिया में इस टाइम पे कोई भी नहीं चल रहा है।
पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम? देख रहे हो आप, जो कभी कुछ नहीं हुआ करता था आज के टाइम में वो इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि वो तख्ता पलट करने की हिम्मत रखते हैं। पॉइंट क्लियर? यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहां पे एकदम क्लियर? ठीक है, अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। 1719 में बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो जाती है। बालाजी विश्वनाथ की डेथ हो गई, ठीक है, इनकी डेथ हो गई। इनका जो बेटा है दैट इज नोन एज बाजीराव। बाजीराव इनका नेक्स्ट पेशवा बनना, नेक्स्ट पेशवा। यहां से बहुत तरीके की कहानी बदलना शुरू हो जाएगी। 19 ईयर्स की एज है इनकी, यहां से ये पेशवा बनते हैं। इनके हाथ में पुणे का कंट्रोल इनके हाथ में है, ठीक है। जो इनके फादर ने जो सोचा था, डिसाइड किया था कि हमें पेशवाशिप के लिए हमें आगे कॉन्फेडरेशन बनाना है, ठीक है, उस चीज पे काम करने की शुरुआत करेंगे बाजीराव। और इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने, क्योंकि जो भी यहां पे बंदे आए हुए हैं, ठीक है, कौन कौन, जो मराठा सरदार हैं जिनको लैंड ग्रांट की हुई है, इन्होंने उनको बोला कि भाई आप कॉन्फेडरेशन का पार्ट हो, ठीक है। उसके लिए इन्होंने क्या किया, बाजीराव, अगर मैं बात करूं यहां पे सीधा पेशवा लिखता हूं, इनको पेशवा यहां लिखते हैं, बाजीराव इनके टाइम में क्या क्या होता है इनको समझते हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर? पहले बाजीराव थे, पहले पेशवा बाजीराव, दूसरे हैं, सॉरी, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरे पेशवा बाजीराव, ठीक है। इनके बारे में हम स्टडी करते हैं, समझते हैं। ये बैठे पुणे वाली सीट में, पूना, ठीक है। छत्रपति जो साहू जी हैं वो बैठे सतारा में, यहां से रूल कर रहे हैं। तीसरा, इन्होंने क्या किया, गुजरात वाले रीजन में, ध्यान से समझना, गुजरात वाले रीजन में गायकवाड़ को बिठा दिया। गायकवाड़, इनको बोला कि आप गुजरात वाला जो रीजन है आप उसको पूरी तरीके से कंट्रोल कीजिए, हम आपको सौंप रहे हैं, आप हमारे लिए लॉयल रहिए, हम आपको ये सौंप रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें नागपुर की, तो नागपुर में इन्होंने भोसलेज को बिठा दिया, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? उनको वो वाला एरिया दे दिया। अगर हम बात करते हैं इंदौर की, तो यहां पे होलकर जाके बैठ गए। और ऐसे ही अगर हम बात करते हैं ग्वालियर की, तो यहां पे बैठे दैट इज सिंधिया। सिंधिया, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से इन्होंने कॉन्फेडरेशन बनाया कि हम मिलके काम करेंगे, आप इन एरियाज को पूरी तरीके से कंट्रोल करो, अपने आप से संभालिए, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे और मिल के काम करेंगे। सारी जगह से टैक्स कलेक्शन करने और अपना एक्सपेंशन करना है। पॉइंट क्लियर हो गया? यहां कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब बाजीराव क्या क्या करना शुरू करेंगे। देखो, जब बाजीराव आते हैं तो इनके कंटेम्पररी क्या हो रहे हैं, अब इस चीज को समझो। इनके कंटेम्पररी आ रहे हैं मोहम्मद शाह रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि सेंटर में आए, ठीक है। ये सेंटर में आ गया, ये बहुत ही वीक है, ठीक है। और वीक होने के साथ सबसे बड़ा पॉइंट है, यहां से डिसइंटीग्रेशन होना शुरू होता है मुगल एम्पायर का, डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, मुगल एम्पायर का। जहां से हम देखते हैं अवध टूट गया, अवध टूटेगा। जहां से हम देखेंगे कि बंगाल टूट के जाएगा, जहां से हम देखेंगे कि हैदराबाद टूट के जाएगा, हैदराबाद भी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लेगा, एंड सो ऑन। मुगल एम्पायर टूटने लग रहे हैं, ठीक है। पॉइंट क्लियर है? अब ये जो लोग हैं, ये भी एक तरीके से, जब ये पार्ट अलग होगा तो यहां से भी चौथ कलेक्शन की सोची जाएगी। हैदराबाद अब इंडिपेंडेंट हो रहा है तो ये कहेगा कि भाई मैं तो डेक्कन का पार्ट हूं, मेरे को तो चौथ भी देना है, मुझे तो सरदेशमुखी भी देने हैं, मैं कहां से दूं इतना पैसा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो ये इसको अपोज करेगा, तो डेफिनेटली इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट भी होना लाजमी है,
पॉइंट क्लियर है? तो अब क्या सिचुएशन होगी, किस तरीके से यहां पे काम होगा, अब उन चीजों को समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 1722 की, ठीक है, 1722 में सबसे पहले इन्होंने देखा यहां पे पुर्तगीज बैठे हुए हैं। ठीक है, पुर्तगीज बैठे हैं 1722, और पुर्तगीज कहां बैठे हैं, ये बैठे हैं बसीन और सालसेट करके जगह, यहां पे इन्होंने अटैक किया कि भाई आप लोग बहुत हो गए यहां से ट्रेड करना, आप अपना निकलिए यहां से और हमें अपना कंट्रोल दे दीजिए। बसीन और सालसेट को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया और यहां से पुर्तगीज को भगाया। ठीक है, पॉइंट क्लियर, और अपने कंट्रोल में ले लिया। उसी तरीके से अब क्योंकि हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो चुका है और वो इस टैक्स से बहुत ज्यादा इरिटेटेड है, तो 1728 में हैदराबाद जो कि बोल रहा है कि भाई मेरे को अब ये टैक्स का जो आपका कलेक्शन है मुझे नहीं देना, मैं आपसे इतना खुश नहीं हूं। ठीक है, तो वो इनका अपोज करेगा। तो यहां पे हैदराबाद के साथ में लड़ाई होती है, बैटल ऑफ पालखेड़। दोबारा से ये बैटल हैदराबाद के साथ में, ये बैटल वो पहले वाली नहीं है। ठीक है, जो किसने की थी, साहू जी ने अपनी चाची के साथ में की थी, ताराबाई के साथ में, वो नहीं है, ये पालखेड़ अलग है। ठीक है, हैदराबाद के साथ में की। उसके बाद यहां पे क्या होता है 1731 में, 1728 में हैदराबाद होता है। 1728 में ही अफगान रूलर है, अफगान रूलर दैट इज मोहम्मद बंगश। जब ये चीज करके आते हैं तो यहां से इनको पता चलता है कि भाई मोहम्मद बंगश करके एक रूलर है जो अफगान है। इसने क्या किया है, बुंदेलखंड का जो रूलर है दैट इज नोन एज कौन, राजा छत्रसाल। इनको इसने बंदे बनाए हुए हैं, इनको पकड़ रखे हैं। तो ये क्या करते हैं, इनकी जो बेटी है मस्तानी बाई, वो पहुंच जाती है किनके पास में, बाजीराव के पास। ये मूवी आपने देखी होगी बाजीराव मस्तानी। तो वो बाजीराव मस्तानी का जो सीन है वो यहीं से है कि छत्रसाल को छुड़वाया जाता है यहाँ पे मोहम्मद बंगश के अगेंस्ट लड़ाई करके। पॉइंट क्लियर है? इसी तरीके से हम देखते हैं 1731। अब ये वो टाइम है जहां पे बाजीराव ये खुद सतारा में बैठे हैं, अगर हम बात करते हैं इनकी जो अब देखें तो ताराबाई, जो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं इनके बुजुर्गों में आने लग गई अब ताराबाई बैठी है कहां पे, वो बैठी है कोल्हापुर में, अब इन्होंने सोचा कि यार देखो इस तरीके से अगर हम डिसइंटीग्रेट रहे तो ना तो वो काम कर पाते ढंग से, ना हम काम कर पाते हैं, तो हमें एक हो जाना चाहिए, हमारे अंदर यूनिटी होनी चाहिए, हम अलग बट के काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो इन्होंने एक ट्रीटी की 1731 में दैट इज नोन एज ट्रीटी ऑफ वारना। इस ट्रीटी में क्या बोला, इसमें बोला गया कि आगे से हम यूनाइट हैं, एक ही है, एक यूनिट है, सेंटर होगा जहां से मेन रूल चलेगा, जो भी सेंट्रल अथॉरिटी होगी वो सतारा में होगी, और जो कोल्हापुर है वो इनकी साइड ब्रांच है, दोनों के दोनों एक ही है, लेकिन जो सेंट्रल जो अथॉरिटी होगी जहां से रूल चलेगा वो सतारा से चलेगा। ठीक है, तो ये एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ वारना। पॉइंट क्लियर? इसी तरीके से हम देखते हैं 1733 ये पीरियड आता है। ऐसे ही 1735 यहां पे भोपाल पे अटैक होते हैं। ठीक है, भोपाल पे, फिर उसके बाद में हम देखते हैं 1733 में आप देखोगे भोपाल की बजाय अगर हम देखें तो यहां पे जंजीरा करके, जंजीरा नाम का एक आइलैंड है, और वो आइलैंड है दैट इज अरब सी। यहां पे क्या हुआ, अरब सी में कुछ अफ्रीकन ओरिजिन के कुछ एक कम्युनिटी है, अफ्रीकन कम्युनिटी, और वो अफ्रीकन कम्युनिटी और इसमें
सिद्दी ट्राइब के लोग हैं, वो कुछ रिवोल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम अगेंस्ट में कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे सब तहस नहस हो जाए। तो इनको सप्रेस करने का काम किया गया और जंजीरा को इंडिपेंडेंट करवाया गया। तो ये काम भी होता है। ऐसे ही हम बात करते हैं 1735 की, तो हम देखते हैं यहाँ से भोपाल पे इन्वेजन होता है, भोपाल। ठीक है, ठीक है, पॉइंट क्लियर। 1739 में यहां बाजीराव को पता चलता है कि नादिर शाह का इन्वेड हुआ है। नादिर शाह जो कि दिल्ली में अटैक करके और पूरी तरीके से तहस नहस करके चले गए, सब कुछ खत्म कर दिया वहां पे। और एक तरीके से हम मोहम्मद शाह रंगीला की बात करते हैं ठीक है, तो वो भी कुछ नहीं कर पाए, उनको नहीं रोक पाए। लेकिन ये भी कुछ नहीं करते, ना उसमें ये जाते हैं, ना उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से होता है 1739 40 इस पीरियड में हम देखते हैं बाजीराव मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। ठीक है, मेंटली डिस्टर्ब। और जैसे ये हुआ तो अब रूल करने वाला कोई तो बंदा होना चाहिए ना, और ऐसे बंदे के हाथ में होना चाहिए जो पागल तो होना नहीं चाहिए। ठीक है, हम ये मूवी में भी देखते हैं कि ये उसके बाद में मर जाते हैं। 1739 40 में इनकी डेथ हो जाती है। 40 में यहाँ से इनका बेटा, जिसको बोला जाता है अगले पेशवा आप बनिए, और बेटा कौन है? बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव। ठीक है, पॉइंट क्लियर। तो क्या चल रहा है, बालाजी बाजीराव अब अगले पेशवा बन गए। 1740 का टाइम आ गया। ठीक है, यहां तक किसी तरीके का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि ये पॉइंट आपको समझ नहीं आया। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं बालाजी बाजीराव की, वो किस तरीके से काम करेंगे और कैसे रूल करेंगे, अब उनके बारे में समझते हैं। देखो, बालाजी बाजीराव, आप इनके नाम को कैसे याद रख सकते हो? बालाजी वर्ड लिया गया है बालाजी विश्वनाथ से, और बाजीराव इनके फादर का नाम है तो वहां से, तो आप इस तरीके से इनको याद रख सकते हो। बालाजी बाजीराव जो फर्स्ट पेशवा और सेकंड पेशवा उन दोनों के नाम के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है, तो बालाजी बाजीराव ये बनते हैं 1740 में। ठीक है, और ये रूल करेंगे 1761 तक एज ए पेशवा। ठीक है, क्या होगा उस चीज को समझते हैं। सबसे पहली चीज तो हम देखें बालाजी बाजीराव के टाइम में क्या हुआ, क्योंकि कॉन्फेडरेशन बन चुका है, चौथ कलेक्शन भी हो रहा है। ठीक है, पैसे आने लग रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने नागपुर में कौन है? भोसले है। इनको बोला कि आप जाइए वेस्ट साइड में, सॉरी ईस्ट में जाइए। ईस्ट में मतलब बंगाल वाली साइड में, अवध वाली साइड में, वहां से कुछ टैक्स कलेक्शन है वो नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हम ये समझेंगे कि कैसे जितने भी लोग हैं, जितने भी जो कम्युनिटीज हैं और कुछ स्टेट्स हैं, वो इनके अगेंस्ट कैसे हो जाएंगे, मराठा से अलग कैसे होंगे। अब उस चीज को जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, भोसले को बोला कि ईस्ट वाला जो पार्ट है, जहां पे अवध है, उड़ीसा है, बंगाल है, वहां से हमारे पास में टैक्स का कलेक्शन जो चौथ है वो नहीं आ पा रहे हैं। आप जाइए और उसको प्लंडर कीजिए, वहां से टैक्स को लेके आइए, कलेक्ट करके आइए। ठीक है, इसी तरह से जब ये गए तो यहां पे ईस्ट में, जब हम बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल में एक रूलर बैठे हुए अलीवर्दी खान। अलीवर्दी खान, इसने पूरी तरीके से कोशिश की कि चलो हम बचाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं बचा पाते। क्यों? क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है कि इनके ग्रुप में कुछ पिंडारीज होते हैं, और वो पिंडारी क्या करते हैं, वहां जाते हैं और पूरी तरीके से प्लंडरिंग करते हैं, मारकाट करते हैं, और फिर वो जबरदस्ती जबरन हर चीज को वहां से कलेक्ट करके लेके आते हैं। तो अलीवर्दी खान इनके सामने घुटने टिका देते हैं कि भाई ठीक है, हम आपके साथ में ज़्यादा देर तो हम आपके सामने नहीं टिक पाएंगे, तो हम ऐसा करते हैं, आपको टैक्स चाहिए टैक्स दे देंगे। उड़ीसा का पूरी तरीके से इन्होंने टैक्स दे दिया कि आपको दिया जाता है, जो भी कलेक्शन आएगा वो आपका होगा। ठीक है, इसी तरह से अब आप देखोगे कि उड़ीसा वाला पार्ट, जो बंगाल वाला पार्ट है, ये इसके अपोज हो जाएंगे। ऐसे ही यहां पे नागपुर के साथ इन्होंने सिंधिया को बोला, सिंधिया,
उनको बोला, जो ग्वालियर में बैठे थे, उनको बोला कि आप जाइए कहाँ पे, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मेनली राजस्थान हो गया, दिल्ली वाला पार्ट हो गया, पंजाब वाला पार्ट हो गया, आप वहां पे जाइए और उनसे टैक्स का कलेक्शन करके लाओ, चौथ कलेक्शन। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। सिंधियाज को कहा भेज दिया, ऊपर की तरफ नॉर्थ में जाओ, वहां से आप टैक्स कलेक्शन करो। वहां से कुछ लोग टैक्स है जो नहीं दे रहे हैं। यहां पे कौन बैठे, राजस्थान में राजपूत बैठे, राजपूत बैठे, पॉइंट क्लियर है। इधर हम देखेंगे तो जाट बैठे हैं। अगर हम बात करें दिल्ली में तो ये रूलर ऑलरेडी बैठा हुआ है, ये तो खुद ही बेचारा परेशान है। अगर हम बात करते हैं पंजाब वाले रीजन से तो वहां पे सिख बैठे हुए हैं। अब ये सारे के सारे लोग, क्योंकि इनके पास से जो टैक्स का कलेक्शन है वो सारे का सारा कहां पे जा रहा है, मराठा, और ये जबरन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, जबरन, कि हमें पैसा दो, हमें पैसा दो। ये सारे लोग इनके अपोज करना शुरू करेंगे, अपोजिशन में हो जाएंगे। सिख भी, जाट भी, राजपूत भी, सब इनके अगेंस्ट हो जाएंगे कि भाई आप जबरदस्ती कर रहे हो, इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो ठीक है, आपको चाहिए तो दे देंगे। ठीक है, पॉइंट क्लियर है। तो इस तरीके का पार्ट हम देखते हैं कि कैसे अवध इनसे अलग हो जाता है पूरी तरीके से। अफगान जो इनसे पूरी तरीके से खफा था। अब हम रोहिलखंड के पार्ट को देखते हैं, रोहिलखंड वाले पार्ट में वहां भी वो सब इनके अपोजिशन में। हम देखते हैं बंगाल वाला पार्ट इनके अपोजिशन में आ गया। ये अकेले बैठे हुए, राजपूत इनसे अलग है, जाट इनसे अलग है, सिख है, वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि भाई हमें अगर कुछ भी आया, नौबत आई, तो हम मराठास की हेल्प बिल्कुल नहीं करेंगे। इस तरीके की सिचुएशन ये क्रिएट कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर हो गया, पॉइंट क्लियर है। अब हम देखते हैं कि यहां पे क्या होगा। ये सिचुएशन देख चुके हैं आप। अब 1749 का पीरियड आता है। इस पीरियड में हम देखते हैं कि साहू जी, इनकी हो जाती है डेथ। साहू जी की हो गई डेथ, और साहू जी की डेथ हुई तो साहू जी की डेथ से, क्योंकि छत्रपति के जो पोस्ट है वो किसकी है, हेरिडेटरी है, और उसमें ये बोला गया है कि जो इनकी संतान होगी वो उनको मिलेगी। छत्रपति कौन बनेगा अगला, जो इनकी संतान होगी। अब प्रॉब्लम ये है, साहू जी की कोई भी संतान नहीं है, कोई बेटा नहीं है। अब ये प्रॉब्लम आ गई, तो यहां एक बंदा निकल के आता है, वो कहता है कि भाई मैं साहू जी की संतान हूं, मुझे अडॉप्ट किया गया है। कोई इस तरीके से एक रैंडम बंदा निकल के आता है कि देखिए मेरे ये डॉक्यूमेंट है, मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे को अडॉप्ट किया गया था। तो बोले भाई ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे बोला जाता है रिवोल्ट ऑफ सगोली, रिवोल्ट ऑफ सगोला। सगोला, सगोला क्या है, ये एक तरीके का फोर्ट है, ये फोर्ट है, सगोला फोर्ट है। ठीक है, यहां पे ये सारी सिचुएशन हो रही है, और ये सिचुएशन 1750 में होती है। यहां पे खबर मिलती है किसको, छत्रपति को, सॉरी पेशवा को, पेशवा बाजीराव को, बालाजी बाजीराव इस चीज की खबर लेते हैं कि भाई ये क्या चल रहा है। उधर से कोल्हापुर में ताराबाई बैठी हुई है, अभी वो भी नहीं गई है, तो उसने देखा कि भाई ये क्या हो रहा है, कि जो मेन ब्रांच है सतारा है, वहां पे कुछ इस तरीके की सिचुएशन चल रही है, तो हमें उसको निपटना चाहिए। तो यहाँ पे बालाजी बाजीराव जो पेशवा है वो आते हैं, और इसमें बोल के चले जाते हैं, सगोला की ट्रीटी बोला जाता है। इसमें बोला कि देखो आगे से ये जो सतारा की जो सीट है, सतारा वाली जो सीट है, ये अबोलिश की जाती है, खत्म। आगे से ये सीट ही नहीं रहेगी। ठीक है, इस सीट का कोई भी मायना नहीं होगा, मतलब आगे से छत्रपति होगा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, पेशवा। जो माना जाएगा वो पेशवा को माना जाएगा, इनसे ऊपर अब कोई नहीं है। समझ आया, समझ आया। अब पेशवा कैसे अपने आप को स्ट्रोंग कर चुके हैं, पेशवा ने कैसे छत्रपति जो पोस्ट है उसको खत्म कर दिया। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। इनकी पावर इंक्रीज होती जा रही है। अब क्या होगा, अब इस चीज को फायदा धीरे धीरे, देखो लोग जो इनके फेवर के हैं वो इनसे अपोजिशन में जा रहे हैं, जो इनके सिर्फ और सिर्फ अगर हम देखें तो अभी फिलहाल के लिए मराठास इनके बराबर में अब कोई नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं जो छोटे छोटे स्टेट्स हैं, जो लोग हैं, वो इनका अपोज कर चुके हैं, इनके फेवर की कोई बात ही नहीं करता है। कहानी आती है 1759 की। ठीक है, इस दौर को समझना
और ध्यान से सुनना, 1759 में क्या हुआ, यहां आता है शाह आलम। शाह आलम ये पहुंचा किसके पास, बाजीराव के पास। ये कहता है कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए, आपको चौथ चाहिए हम देंगे, पैसा चाहिए हम देंगे। कौन आ रहा है, देखो ध्यान से, मुगल एम्परर कहां से चल के आ रहा है, सेंटर से चल के आ रहा है पेशवा के पास में, कि हमें प्रोटेक्शन दीजिए। क्यों, क्योंकि ऊपर से अफगान इनको बार बार परेशान करने लग रहे हैं। अब अफगान में कौन है, अब्दली, अब्दली, अहमद शाह अब्दली, ये बार बार इनको परेशान कर रहे हैं। तो ऊपर से आ रहे हैं, बार बार इनको टपली मार रहे हैं, जा रहे हैं, टपली मार रहे हैं, जा रहे हैं, तो परेशान हो चुके हैं। इन्होंने कहा आपको चौथ चाहिए हम देंगे, बस आप हमें अफगान से प्रोटेक्शन दीजिए। बोले ठीक है, आप हमें पैसा दीजिए, हम आपकी प्रोटेक्शन देंगे। अगर आप बगल में देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या रोल चल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल कुछ ऐसा चल रहा है कि ये कर्नाटिक वॉर कर चुके हैं। फर्स्ट बैटल हो चुकी है, सेकंड बैटल हो चुकी है, थर्ड बैटल की शुरुआत हो रही है, वहां से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर चुके हैं। दूसरा हम देखते हैं 1757 में ये प्लासी कर चुके हैं। अगर हम बात करें 59 में, तो ये डच के साथ में बेदरा, बैटल ऑफ बेदरा कर चुके हैं। अगर हम 60 की बात करते हैं तो वहां पे बैटल ऑफ वांडीवॉश ये भी कर चुकेंगे, मतलब हम देखेंगे आगे। फ्रेंच के साथ में भी लड़ाई कर चुके हैं, ये डच के साथ में भी लड़ाई कर चुके हैं, ये जो बंगाल वाला रीजन है वहां पे भी लड़ाई कर चुके हैं, और अगर हम देखें कर्नाटक वाला रीजन वहां पे भी ये लड़ाई कर चुके हैं, और सब में ये अपने आप को इंप्रूव करके ला रहे हैं, इनकी स्ट्रेंथ बनती जा रही है। मतलब अगर हम समझें तो ईस्ट इंडिया कंपनी उभर के आ रही है, पॉइंट क्लियर है। मराठाज है वो स्ट्रॉन्ग है, मुगल एम्परर है वो वीक हो चुके हैं, वो इनके शरण में आए हुए हैं। तो अभी दो मेन पावर है, कौन कौन, मराठास और ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी कोई भी किसी पे भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है, कुछ इस तरीके की सिचुएशन है। लेकिन जब ये सारी सिचुएशन हो रही है तो मराठास ने कभी भी ऐसा नहीं किया कि इनको इंटरफेयर करें। अगर इतने ये स्ट्रॉन्ग थे तो अगर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रोकते तो इनका इफेक्ट अलग होता। इनका ध्यान सेंटर की तरफ था, दिल्ली की तरफ। इन्होंने कभी इनकी तरफ देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है, और ये नीचे नीचे से अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करके ले आए। ईस्ट इंडिया कंपनी इतना स्ट्रॉन्ग कर चुकी है अपने आप को कि यहाँ पे पूरी तरीके से होल्ड ईस्ट इंडिया कंपनी बनाएगी। कैसे बनाएगी वो भी हम देखेंगे, अभी समझेंगे आगे चल के। जब आप एंग्लो मराठा वॉर समझेंगे तो उसमें हम डिटेल में समझेंगे किस तरह से इन पे डोमिनेट करेंगे। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर। वहीं दूसरी तरफ हम देखें तो 1759 के आसपास इस पीरियड में कर्नाटक में हम सिचुएशन देखते हैं कि कुछ इस तरीके की बात चल रही है। वहां पे कर्नाटक इनके अगेंस्ट हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि यहां पे पहले रूलर हुआ करते थे दोस्त अली, बाद में अनवरुद्दीन, ठीक है। वो कैसे आए, क्योंकि दोस्त अली रूलर हुआ करता था, तो कर्नाटक वाले रीजन में जो इनके लोग बैठे हुए थे, जो कर्नाटक वाले रीजन में इनके जो दोस्त बैठे हुए हैं, किनके, बालाजी बाजीराव के, इनके जो दोस्त बैठे हुए, उन्होंने शिकायत करना शुरू कर दिया कि दोस्त अली है और उसका सन इन लॉ है, इनका सन इन लॉ है कौन, चांदा साहब। चांदा साहब ये आप देख चुके हो कर्नाटक फर्स्ट सेकंड वॉर में, इनका सन इन लॉ चांदा साहब और ये दोस्त अली, ये दोनों के दोनों हमें परेशान कर रहे हैं। तो इन्होंने दोस्त अली की तो फाइल निपटा दी और चांदा साहब को ये उठा ले गए अपने साथ। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि कर्नाटक वाले रीजन में अनवरुद्दीन एज ए रूलर बन के आते हैं। तो ऑब्वियस है कि कर्नाटक वाला रीजन भी इनके अगेंस्ट हो गया। अब सिचुएशन देखो, जो भी जाट है वो इनके अगेंस्ट है, राजपूत से है वो भी इनके अगेंस्ट है। अगर हम बात करें बंगाल अवध वाले रीजन में अफगान से जो भी, वो इनके अगेंस्ट है। अगर बंगाल अवध की बात करते हैं वो इनके अगेंस्ट है। पॉइंट क्लियर है,
पॉइंट क्लियर है। कर्नाटिक है वो इनके अगेंस्ट है, मतलब पूरे का पूरा। अगर सिख की बात करते हैं तो सिख है वो भी इनके अगेंस्ट है, मतलब सब के सब इनसे अगेंस्ट है, कोई इनको लाइक नहीं करते है। और मेन रीजन क्या है? चौथ। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही काम था कि जहां भी जाना है वहां से टैक्स कलेक्शन करना है, चौथ कलेक्शन करना है। अगर कहीं से भी टैक्स नहीं आ रहा, जब तक ये टैक्स दे रहे तो अच्छा है। जिस दिन इन्होंने टैक्स देना बंद किया उससे अगले ही दिन उन पे जाओ और रेड करो। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर। इस तरीके के माइंड सेट से ये चल रहे हैं और ये सिचुएशन बनती है 1759 से 60 और 61 में। अगर हम देखें तो यहां पे बार बार अब्दाली आ रहे हैं और वो किस पे अटैक कर रहे हैं? दिल्ली पे इन्वेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने क्या किया, यहां पे दिल्ली में बंदे को बिठा दिया, नजीब खान को। नजीब खान किसने बिठा दिया? दिल्ली में नजीब खान को अब्दाली बैठा के चला गया। देखिए अब्दाली को ही, अहमद शाह अब्दाली है, इन्हीं को ही हम बोलते हैं दुरानी। दुरानी क्या है? दुरानी एक्चुअल में ये एक वर्ड है दुर्रा से। दुर्रा का मतलब क्या होता है? दर ए दुर्रा। जब अफगानों से पूछा गया ना उनकी आर्मी में कि हमारा रूलर कैसा हो, तो उन्होंने कहा दर ए दुर्रा जैसा हो। दर ए दुर्रा जैसा। दर ए दुर्रा का मतलब होता है मोतियों में मोती, ठीक है, जिसकी एक अलग ही चमक होती है। तो उन्होंने कहा अब्दाली जैसा होना चाहिए, तो इसलिए इनके नाम पे दुर्रा से दुरानी वर्ड आया। तो वो दुरानी अब्दाली को ही बोला जाता है, ठीक है। तो नजीब खान को इसने कहा कि आप दिल्ली में बैठो, और जो दिल्ली में बैठा हुआ है कौन? शाह आलम, उसको भगा दिया। शाह आलम उसको भगाया यहां से कि निकल यहां से। वो अवध में भाग के जा रहा है, शाह आलम अवध में भाग के जा रहा है, ठीक है। तो ये भागते भागते ये पहुंचा किसके पास में? इनके पास में, कि भाई आपने कहा था कि आप हमें प्रोटेक्शन दोगे। यहां तो अफगान आए, अब्दाली आया और वो नजीब खान को बिठा के चला गया। पंजाब वाले रीजन में अपने बेटे को बिठा गया। पंजाब वाले रीजन में किसको बिठा गया? तैमूर को। पॉइंट क्लियर है? तो बोले वो तैमूर को वहां बिठा के चला गया। दिल्ली वाले रीजन में उसका बंदा नजीब खान है, वो बैठा है। आपने कहा था हमारी प्रोटेक्शन दोगे, मैं भागे फिर रहा हूं, मेरा रूलर कहां गया? हमारी ट्रीटी का क्या हुआ? कहां है हमारी प्रोटेक्शन? वो तो है ही नहीं। अब क्या करें? इस चीज पे बाजीराव ने बोला कि भाई अब बहुत हुआ, अफगानों की फाइल को निपटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? नजीब खान को उठाया, बाहर फेंक दिया। तैमूर था इनका बेटा, उसको उठाया, बाहर फेंक दिया। ये भागते भागते पहुंचे अपने फादर साहब के पास, अहमद शाह अब्दाली के पास में, कि पापा हम वहां बैठे हुए थे और हमें वहां से भगा दिया। किसने भगाया? बोले वहां पे मराठा आए थे। बोले अच्छा ऐसा है, चलो तो फिर देखते हैं अब। तो यहां से अब्दाली पहुंच जाता है पानीपत। कहां पे? पानीपत। अब बात को ध्यान से सुनना और समझना। पानीपत की बैटल में, क्योंकि ये एक प्लेन एरिया है। कैसा एरिया है? प्लेन एरिया, ठीक है। तो शुरुआत में बाजीराव ने सोचा कि यार ठीक है, ये अफगान है, ठीक है, छोटे मोटी लड़ाई है, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसने अपने बेटे को भेजा, सन विश्वासराव। इसका भाई है, ब्रदर, दैट इज नोन एज सदाशिव राव। ठीक है। ऐसे ही इनकी आर्मी का एक बंदा है, ठीक है, उसका नाम है इब्राहिम। इनको भेजा कि यार ठीक है, मैं क्या जाऊंगा इसके लिए, इतनी छोटी सी बात है, उसके लिए अफगान आए हुए हैं, अब्दाली आए हुए हैं, जाओ यार आप निपटा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ बैठा हूँ, कोई बात नहीं, मैं जाके करूंगा क्या, ठीक है, मैं इतना बड़ा बंदा पेशवा और इतनी छोटी सी बात के लिए मैं जाऊंगा। तो बोले आप निपटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये चले जाते हैं। अब अब्दाली तो अब्दाली है, उसने इन तीनों की फाइल निपटा दी। प्रॉब्लम क्या थी? क्योंकि प्रॉब्लम ये है, ये प्लेन एरिया है और ये माहिर हैं किसमें? गुरिल्ला वॉरफेयर में। अब यहां गुरिल्ला वॉरफेयर किसी तरीके से नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि प्लेन एरिया है। वो तो
जहां पे नेचुरल फैक्टर काम करता है वहां ज्यादा पॉसिबल है, यहां तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो ये पूरी तरीके से हार जाते हैं और मारे जाते हैं, सब खत्म। ठीक है, अब इसने सोचा कि भाई ये क्या हुआ, ये तो बहुत गलत हो गया। तो ये जब वहां पहुंचता है तो देखता है कि पूरी तरीके से जितने भी रूट्स हैं वो सारे के सारे अब्दली ने ब्लॉक कर रखे हैं। ना वहां पे फूड सप्लाई हो सकती है, ना वहां पे पानी की सप्लाई हो सकती है। साथ में ये सोचता है कि कोई हमारी हेल्प के लिए आए, राजपूत उन्होंने हाथ उठा दिए, हम तो ना आते भाई, मरो, तुम ही थे पैसा लूटने वाले, लूटो पैसे। सिखों से रिक्वेस्ट होती है हमारी हेल्प करो सॉरी, सिख सीधे मना कर देते हैं, नहीं भाई अपना काम देखो, हमें कोई मतलब नहीं है। जाटों से हेल्प के लिए उम्मीद की जाती है कि वो आएंगे, साफ मना, नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने काम ऐसा कर रखा है। साथ में अगर हम बात करें अवध, उसने देखा कि अच्छा पेशवा की सर्विस हो रही है, चलो हम चलते हैं किधर, अब्दली की तरफ। अवध अब्दली की हेल्प कर रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बंगाल की, वहां पे इनकी हेल्प की जाती है। रोहिलखंड से रूलर आते हैं, वो अब्दली की हेल्प करने आते हैं कि मराठास को मारो। पॉइंट समझ में आ रहा है? कुछ इस तरीके का गुस्सा हमें लोगों में देखने को मिलता है, किन के अगेंस्ट? पेशवाज के अगेंस्ट। और हम देखते हैं कि यहां से इतना भयंकर नरसंहार होता है कि 60,000 के लोग, 50 से 60,000 इनकी आर्मी के सैनिकों को मारा जाता है यहाँ पे, और पूरी तरीके से तबाह कर दिया। 60,000 के आसपास इनकी आर्मी को मारा जाता है, सब कुछ तहस नहस, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। पॉइंट क्लियर? अब इसी गम में बालाजी बाजीराव इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाए और वो सो रहे थे, सोते सोते ही रह गए, मर जाते हैं वो। ठीक है, इसी सदमे में मर जाते हैं। पॉइंट क्लियर है? तो यहां पे अब हमें क्या समझने की जरूरत है जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पानीपत की थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर था, जहां से अभी फिलहाल के लिए 3 लोग थे। अगर मैं बात करूं मेनली 4 लोग, मुगल्स जो सेंटर में बैठे हुए थे, अगर हम बात करते हैं मराठास जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग थे, अगर हम बात करते हैं अब्दली की तो एक बंदा ये है, और चौथी ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी फिलहाल के लिए इंडिया का फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता था, इंडिया का फ्यूचर क्या होगा। ये ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी, अब्दली संभालेगा, मराठा संभालेंगे या मुगल संभालेंगे। लेकिन पानीपत की थर्ड बैटल एक ऐसा डिसाइडिंग फैक्टर बनती है जहां से ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी आगे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगी। कैसे? क्योंकि मुगल्स ये तो खुद भगोड़े हो रहे हैं, ये तो खुद भागे फिर रहे हैं, कोई अवध भाग रहा है, कोई मराठा से हेल्प लेने जा रहा है, ये तो खुद में वीक है, ये तो इतने वीक हैं कि जहां से संभाल पाना बहुत मुश्किल है। अगर हम बात करें मराठास की तो इनकी पूरी तरीके से कमर तोड़ दी, अब्दली ने पूरी तरीके से इनको डिस्ट्रॉय कर दिया, रिसोर्सेज इनसे छीन लिए, इनके पास में ना पैसा बचा, ना आर्मी बची, ना इनके खुद के लोग बचे, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए। अगर हम बात करते हैं अब्दली की तो ये जो कर सकता था, लेकिन ये बंदा अटैक किया, वापस चला गया, ये वापस लौट जाता है। बचा कौन लास्ट में? ईस्ट इंडिया कंपनी को अब समझ आ चुका था कि अब उसे अगले स्टेप पे कहां पे चोट करनी चाहिए, कौन सा ऐसा वीक पॉइंट है, कहां वो फॉल्ट लाइन है जहां पे ये अटैक कर सकते हैं और ये अपना कंट्रोल कर सकते हैं। यहां से होती है पूरी की पूरी कहानी एंग्लो मराठा वॉर के लिए तैयारी। यहां से किंग मेकर बन के निकलना शुरू होंगे कि कहां पे अब हमें काम करना चाहिए। बक्सर होगा, वहां से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब पूरी तरीके से इंडिया पे अपना कंट्रोल करने वाली है। पॉइंट क्लियर हो गया? 1761 से लेके 1775 तक ये एक ऐसा ब्लैक फेज रहता है, ये डार्क फेज रहता है, जिस फेज में मराठास पूरी तरीके से अंधेरे में है। यहां पे इनको संभालने वाला कोई नहीं है।
ना रिसोर्सेज है, ना इनके पास पैसा है, ना इनके पास में खाने को है, पूरी तरीके से ये डिस्ट्रॉय हो जाता है या हम कहते हैं डिक्लाइन में चले जाते हैं। उसके बाद ये दोबारा से अपने आप को उठाएंगे 1772 के बाद, अपने आप को उबारने की कोशिश करेंगे और वो देखेंगे हम कि कैसे एंग्लो मराठा वॉर होगी और किस तरह से उनकी कंडीशंस बनेंगी, क्या रीजंस होंगे उनके, उनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं और समझने वाले हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर हो गया कि किस तरह से ये डिक्लाइन में जाते हैं और कैसे वे दोबारा से दोबारा अपने आप को अपग्रेड करेंगे, दोबारा से उठने की कोशिश करेंगे, रिवाइव करेंगे। इसको भी हम समझेंगे और जानेंगे, लेकिन वो हम थर्ड फेज में डिस्कशन करेंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर एकदम। तो ये है हमारा सेकेंड फेज ऑफ मराठास। आई होप आपको इसमें भी कोई भी डाउट और किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है या किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय, टेक केयर।